हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो इसका पाठ्यक्रम है उसका पाठ दूसरा चैप्टर 2 से हम डिस्कशन करेंगे। इसमें चैप्टर 2 में जो है उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों को जो पढ़ना है उसमें मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास उस चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, हम पहले जो है सो मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को जानने से पहले हम भारतीय इतिहास के, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और इस क्रम में इस पाठ के तहत जो वर्णित अन्य बातें हैं जो उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों के लिए आवश्यक हैं और उनके लिए उपयोगी हैं, उसको क्रमानुसार हम उस पर चर्चा करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई जो पूर्व वैदिक युग के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद से इस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 वेद जो हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों के बारे में, इन तीनों से जो है वो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ, समाज में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ एवं समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई। 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन जो है वो धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। बौद्धों एवं जैनियों के द्वारा धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया गया। इसी दौरान 16 महाजनपद जो है वो भी अस्तित्व में आए। इनमें कुछ जनपदों में राजतंत्र एवं कुछ जनपदों में गणतंत्र का अस्तित्व था। इनमें से मगध महाजनपद ने अत्यधिक शक्ति एवं प्रमुखता प्राप्त की थी। 300 ईसा पूर्व यहीं मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, और मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक की राजनीतिक एवं जो आर्थिक इतिहास के बारे में है उससे पूर्व की थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त की। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इससे इन स्रोतों को जो है वो प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसके 4 भाग हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐत्रेय, कौशितकी, शतपथ, वाजस्नेय, तैत्तिरीय, पंचविंश, तांडव एवं गोपथ ब्राह्मण इत्यादि। आरण्यक, इसके बाद उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। इनमें ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये उपनिषद जो हैं वो प्रमुख हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। स्मृति साहित्य एवं पुराण, इनकी संख्या 18 है। तो ये सभी जो हैं वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं और इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये आते हैं। जातक कथाएँ, दीपवंश एवं महावंश, मिलिंद पन्हो एवं अंगुत्तर निकाय, ये सब सारे जो है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीति एवं धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
जैन साहित्य, जिसको कि आगम भी कहा जाता है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण एवं 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर महावीर स्वामी के समकालीन जो है समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ जो हैं महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत हैं। इन से भी हमें उस समय की राजनीतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषय की जानकारी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जो है वो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों को लिया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित है, वो मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा सोमेश्वर कृत रसमाला, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश इत्यादि भी प्राचीन इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में मुद्रा राक्षस, अष्टधाई, महाभाष्य, अन्य इत्यादि जो है महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र जो कालिदास के द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा है, अष्टाध्यायी पाणिनि का है। इसे मौर्य एवं उससे पूर्व मौर्ययुगीन राजनीति पर प्रकाश जो है वो पड़ता है। मालविकाग्निमित्र शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद जीवनी ग्रंथ में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित गौतम बुद्ध के चरित्र पर है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। बिल्हन कृत विक्रमांकदेव चरित्र कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य खष्ट का विवरण प्रस्तुत करता है। जैनक कृत पृथ्वीराज विजय एवं चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, आज हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल या इससे अगली कक्षा में हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और इस तरह से फिर इस पाठ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।